हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीपेट रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है आप लोगों का सीपेट बॉटनी का 2022 का जो हाल ही में एंट्रेंस एग्जाम बॉटनी का हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर। और इसमें हम एक से लेकर पहला 35 क्वेश्चन को हम पूरा अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हालांकि ये मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन वो फाइल करप्ट हो जाने की वजह से मैं दोबारा बना रहा हूँ। और इसका जो रेस्ट क्वेश्चन है 36 टू 70 क्वेश्चन, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो आई बटन पे शो हो रहा होगा, उसमें भी मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया है। और या फिर उसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और मैं हर एक क्वेश्चन का पूरा ब्रेक डाउन करूंगा बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, ये जो दो क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट पार्ट में से स्किप हो गया था, तो उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। तो शुरू करते हैं 58 से। व्हेन टू जीन्स आर नॉट सेपरेटेड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, यानी कि दो जीन्स है क्रॉसिंग ओवर के टाइम, क्रॉसिंग ओवर तो हो रहा है लेकिन सेपरेट नहीं हो रहे। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप फॉर द कैरेक्टर कंट्रोल बाय द सेट जीन्स इन द नेक्स्ट जनरेशन शैल बी, यानी कि बोला जा रहा है जो दो जीन इन्वॉल्व है क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, वो रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना देंगे, कितना प्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में सेट कैरेक्टर जो भी वो जीन कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है 0%, 25%, 50%, 100%। सो इसका मेरे ख्याल से आंसर होगा इधर ए हो सकता है 0%, या फिर डी हो सकता है 100%। क्योंकि देखिए, जो दो जीन्स इन्वॉल्व हैं क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, वो रिकॉम्बिनेंट कितना प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं ना, नॉट सेपरेटेड। इधर वो एक सेल में 0% रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे, या फिर दूसरे सेल में 100% रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो दोनों मुझे सही लग रहा है। तो आपका अगर स्पेसिफिक आंसर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ठीक है। और बाकी क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है आप लोगों का, मियोसिस का, प्रोफेज 1 का, आप लोगों का पैकेटिन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्जिनिन रिच न्यूक्लियर हिस्टोन प्रोटीन इज, तो आर्जिनिन रिच न्यूक्लियर हिस्टोन प्रोटीन कौन सा है? H2A, H3, H2B, H1। सो देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं हिस्टोन ऑक्टामर के नाम से सुने होंगे, लेकिन ये होते कितने हैं? चार होते हैं। H2A, H2B, उसके बाद H3 एंड H4 होते हैं। ठीक है, ये चार होते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 2, यानी सबका दो दो कॉपी होता है, यानी दो दो पीस होते हैं। तो ये बनाता है हिस्टोन ऑक्टामर, और इसी के चारों तरफ आके डीएनए कॉइल होकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो इसमें जो H2A, H2B होते हैं, ये लाइसिन रिच होते हैं। ठीक है, ये लाइसिन रिच। तो फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, H2A और H2B, उसके बाद H3 एंड H4। ठीक है, यहाँ पे H2A, H2B हमारा लाइसिन रिच है, लाइसिन रिच है, और H3 हमारा आर्जिनिन, और H4 भी आर्जिनिन रिच है। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है, लाइसिन थोड़ा ज़्यादा रिच है H2A मतलब H2A में लाइसिन ज़्यादा है कंपेयर टू H2B। उसी तरह H4 में ज़्यादा लाइसिन मतलब आर्जिनिन रिच है कंपेयर टू योर H3। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा H3, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन H3 दिया है। H4 होता तो हम इसको ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, आर्जिनिन रिच बोलते हैं। उसके बाद the acidospores that are produced in the secondary host of Puccinia graminis triticale containing monokaryotic mycelia are, so जो एसिडियोस्पोर है प्रोड्यूस होता है Puccinia graminis triticale, जो कि रेस्पॉन्सिबल है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट के लिए। तो वो सेकेंडरी होस्ट में जो मतलब मोनोकैरियोटिक माइसेलिया बनाता है, उसमें वो किस तरह का फॉर्म में रहता है। तो सेकेंडरी होस्ट इसका कौन है? बारबेरी, आप लोग जानते होंगे, बारबेरी वल्गैरिस। और इसका प्राइमरी होस्ट कौन है? व्हीट है। ठीक है, तो आपने अगर पॉक्सिनिया का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, तो इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो एसिडियोस्पोर होता है, वो मतलब सेकेंडरी होस्ट में किस फॉर्म में होता है? डिप्लॉयड टाइप में, डाइकैरियोटिक टाइप में, मोनोकैरियोटिक टाइप में, ओनली द पॉजिटिव हाइपी के टाइप में। तो जो एसिडियोस्पोर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एक ए वाला न्यूक्लियस और एक ए वाला न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये एसिडियोस्पोर जब एंटर करता है प्राइमरी होस्ट यानी व्हीट में, तो ये बनाता है पहला जो स्पोर स्टेज बनाता है वो है यूरिडोस्पोर। और इसमें भी आप लोग इस तरह का स्टॉक होगा, और ये रहा वो स्पोर, आप लोग ऐसा देखे होंगे। उसके बाद ये फिर से वही व्हीट में आप लोग जो जिस पर्पस के लिए जाना जाता है, ये आप लोगों का पक्सिनिया ग्रामिनिस, वो बनाता है आप लोगों का टेल्यूटोस्पोर, कुछ इस तरह का। और यही आप लोगों का ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इस तरह का आप लोग देखे होंगे। ये टेलिडोस्पोर, देन एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है बेसिडियोस्पोर। उसके बाद आप लोग फिर से ये अपना सेकेंडरी होस्ट को रिटर्न करता है, जो कि है बारबरी, जहाँ पे ये पहले पिक्निडियोस्पोर बनाता है, उसके बाद फिर से एसिडियोस्पोर, देन ये साइकिल पूरा रोटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
यहाँ से हमारा शुरू हो गया आपका 1 से लेकर 35 क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरैक्शन हैव सिमिलरिटी अमंग देम। सो कौन सा इनमें से पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जहाँ पे आप लोग सिमिलरिटी देखने को मिलेगा? सिंट्रोपी, सिनर्जिज्म, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, कॉमेंसालिज्म, सिम्बायोसिस, पैरासाइटिज्म, एंटागोनिज्म, अपॉर्चुनिज्म, सिनर्जिज्म, म्यूचुअलिज्म। सो इसका राइट आंसर है आप लोगों को सिमिलरिटी कहाँ पे देखने को मिलेगा? सिंट्रोपी, सिनर्जिज्म, सिम्बायोसिस, जहाँ के सभी पॉजिटिव इंटरैक्शन है। ठीक है, जो भी दो इंटरैक्टिंग पार्टनर है वो सभी के सभी पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है। बाकी बी में देखिए प्रीडेशन है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये आप लोगों का पॉजिटिव हो गया। उसी तरह सिम्बायोसिस आप लोगों का एक तरह का पॉजिटिव है, लेकिन प्रीडेशन सॉरी पैरासाइटिज्म नेगेटिव है। तो ये कुछ इस हिसाब से आप लोग कैटेगरी कर सकते हैं। सिंट्रोपी क्या है? तो यहाँ पे सिंट्रोपी क्या होता है, आप लोग कुछ एग्जांपल ले लीजिए। ह्यूमन माइट्स होते हैं, वो स्किन पे मतलब शेल्टर बनाकर रहते हैं। तो वो क्या करता है ना, कुछ मेटाबॉलिज्म करके स्किन में थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म करके केमिकल सिक्रेट करके स्किन के जो अपर लेयर होता है उसको ये क्या कराते हैं ना, इसको ब्रेक डाउन कर कर उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग सिंट्रोपी का एग्जाम्पल। बाकी सिम्बायोसिस ये सब तो जानते होंगे, म्यूचुअल बेनिफिट, जो भी इंटरैक्टिंग पैटर्न होता है। उसके बाद continuous growth of sporophyte, amphithecial sporogenesis, and sunken antheridia are the characteristic of Anthocyrus, Marcansia, Sphagnum, Polytrichum। तो इसके बारे में बता दूं, continuous growth of sporophyte यहाँ पे किसने में देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा एंथोसिरस। साथ में एम्फिथेसियल ओरिजिन मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू का, और आप लोगों का एंथेरिडिया में सनकन डीपली सीटेड होता है। तो आप लोग अगर एंथोसिरस का लाइफ साइकिल पढ़े होंगे, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें पायरेनोड भी पाया जाता है। बाकी ये रहा वो आप लोगों का ब्राइफाइट, और ये एक ऐसा होता है ब्राइफाइट है जिसमें आप लोगों को स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर स्पोर्स जो होते हैं वो एम्फिथेसियम से बने रहते हैं। बाकी रेस्ट जितने भी ब्राइफाइट्स है उनका सभी का सभी एंडोथेसियम से ओरिजिन होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, एंडोथेसियम से, एंडोथेसियम। और रहा सवाल यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पोरोफाइट, इसको हॉर्न रोड भी कहते हैं ना आंथोसिरस को। तो ये कुछ इस तरह का हॉर्न शेप का होता है, और इसके बेस में आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक जोन देखने को मिलता है। मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस ग्रोथ शो करता है, जिस वजह से ये इस तरह का कांटा कांटा जैसा या फिर हॉर्न के शेप का इसका स्पोरोफाइट डेवलप करता है। और साथ में इसका जो आंथरेडिया होता है सनकेन यानी डीपली सीटेड होते हैं। ठीक है, अंदर घुसे रहते हैं। उसके बाद when a siphon steel is broken by the non overlapping lip gaps, ठीक है, the resultant steel becomes discontinuous siphon steel, solenoid steel, meristeel, attractor steel। यहाँ पे बोला जा रहा है जब साइफोन स्टील को ब्रेक डाउन किया जा रहा है उसके स्टील को विद द नॉन ओवरलैपिंग लिप गैप्स, तो वो क्या कौन सा वाला स्टील बनाता है? डिसकंटिन्यूअस साइफोन स्टील, सोलेनोइड स्टील, मेरिस्टील, अट्रैक्टर स्टील। वो बनाता है सोलेनोइड स्टील। देखिए स्टील हमारा दो प्रकार के हैं, एक है प्रोटो स्टील और दूसरा है आप लोगों का साइफोनो स्टील। प्रोटो में आप लोगों को नो पीथ पाया ही नहीं जाता, सेंटर पीथ। और साइफोनो में आप लोगों का पीथ पाया जाता है। ठीक है, पीथ इज प्रेजेंट, सेंटर पीथ पाया जाता है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, जो साइफोनो स्टील है वो बीच में क्या होता है, ब्रेक डाउन कर जाता है ड्यू टू नॉन ओवरलैपिंग लिप गैप। तो वो कौन सा अभी आप लोगों का डिसकंटिन्यूस बन गया? वो जो स्टील पहले कंटिन्यू था, अब वहाँ पे क्या हो गया, ये रहा ब्रेक डाउन हो गया। तो ये ब्रेक डाउन किस वजह से हुआ? नॉन ओवरलैपिंग लिप गैप की वजह से, इसके वजह से, जिस वजह से और एक नया स्टील बना जिसको हम सोलेनोइड स्टील बोले। अगर ओवरलैपिंग लिप गैप होता, ओवरलैपिंग लिप गैप में इसको ब्रेक डाउन होता, तो उसे हम डिक्टियो स्टील कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में पूछा है नॉन ओवरलैपिंग, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोलेनोइड स्टील। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते देखते हैं। During megasporogenesis and development of female gametophyte, the megasporangium is comparable to, यानी कि बोला जा रहा है जब मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा हो या फिर फीमेल गैमेट डेवलपमेंट हो रहा, तो मेगास्पोरेंजियम को किसके साथ कंपेयर किया जा सकता है? तो आप लोगों में बता दूं, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगास्पोर फॉर्मेशन, मेगास्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का जेनेसिस। तो ये मेगास्पोर बाद में क्या बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी आप लोग जानते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, ये भी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ से बनना है? मेगास्पोर से। और फीमेल गैमेटोफाइट मतलब कहने से ही एम्ब्रियो सैक को समझाता है। तो मेगास्पोरेंजियम, एंजियम का मतलब होता है वेसल या फिर कंटेनर। तो जहाँ पे भी एंजियम लगा रहता है वो कुछ कैरी करता है। तो यहाँ पे देखिए मेगास्पोरा एंजियम यानी मेगास्पोर को जो कंटेन करता है उसको मेगास्पोरा एंजियम बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा उसका कंपेरेबल करेंगे? एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस, ओव्यूल, ओवारी। तो राइट आंसर हो जाएगा ओव्यूल। देखिए कैसे आप लोग, यूजुअली ये रहा आपका ओवारी। ठीक है, ओवारी में ये होता है ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल।
ठीक है। और ओव्यूल के अंदर होता है ये मेगास्पोर, जो कि बाद में हमें एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बना के देगा। तो देखिए हमारा मेगास्पोर अभी कहाँ पे है, ओव्यूल के अंदर, तो इसलिए ओव्यूल हमारा क्या बन जाएगा, मेगास्पोराजियम, ठीक है। उसके बाद the organelle that act as a connecting link between न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स इज, सो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि एक कनेक्टिंग लिंक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में पाया जाता है, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। सो इसका राइट आंसर है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपने एक यूजुअल सेल को देखा होगा, यहाँ पे एक तरफ न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस, और उसको लगे होके ये रहा कुछ नेटवर्क लाई, हाँ कुछ नेटवर्क लाई इस तरह से, एक तरफ लगा होगा न्यूक्लियस के साथ और दूसरे उसका एंड लगा होगा आप लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। और ये आप लोगों का साइटोस्केलेटन भी प्रोवाइड करता है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर या फिर फ्रेमिंग भी आप लोगों को सेल को प्रोवाइड करता है, जिस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका राइट आंसर होगा, जो कि ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनाता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद इफ ए हाइब्रिड विद ए जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ इज टेस्ट क्रॉस द नंबर ऑफ रिजल्टेड फिनोटाइप्स फ्रॉम सच क्रॉस इन द नेक्स्ट जनरेशन विल बी। तो यहाँ पे आप लोगों को एक दिया गया है जीनोटाइप जिसको टेस्ट क्रॉस किया जा रहा है, टेस्ट क्रॉस यानी क्रॉसिंग विथ रिसेसिव पैरेंट के साथ। मान लीजिए ये ऑफस्प्रिंग है, इस ऑफस्प्रिंग को अगर किसी भी रिसेसिव उसके रिसेसिव पैरेंट के साथ अगर क्रॉस किया जाए तो उस तरह का क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, तो अगर टेस्ट क्रॉस करते हैं तो नंबर ऑफ रिजल्टेड फिनोटाइप कितना होगा उस क्रॉस का या फिर उस जनरेशन का। हालांकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए अटैच भी कर दिया हूँ, मैंने पहले भी बताया था। देखिए ये क्वेश्चन आया था जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा रोटेट करके, ये आप लोगों का सीपेट बॉटनी 2021 में आया था, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कंटिन्यूस जीनोटाइप, द टाइप्स ऑफ जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स हेल्पिंग पैरेंट विद एलेलिक, ये वाला दिया है। तो मैंने यहाँ पे, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा, मैंने यहाँ पे फिनोटाइप का भी बताया है और साथ में जीनोटाइप का भी बताया है। तो फॉर्मूला वाइज आप लोग चलेंगे, आपको अगर जीनोटाइप निकालना है तो 3 टू द पावर n और फिनोटाइप निकालना है तो 2 टू द पावर n, यहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, हमारा यहाँ पे पूछा है फिनोटाइप, ठीक है। तो हमें फिनोटाइप निकालना है, मतलब 2 टू द पावर n रखेंगे, जहाँ पे n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ठीक है, हेटेरोजाइगस। तो देखिए यहाँ पे कितना है, कैपिटल ए स्मॉल ए 1, कैपिटल बी स्मॉल बी 2, उसके बाद कैपिटल सी स्मॉल सी 3, उसके बाद कैपिटल ई स्मॉल ई 4, तो 2 टू द पावर 4 बन जाएगा हमारा 16। सो राइट आंसर है हमारा 16। उसके बाद द आरएनए पॉलीमरेज रिमेन्स एज ए कोर एंजाइम इन द एब्सेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है जहाँ पे उसका जो सिग्मा फैक्टर अगर नहीं है तो वो क्या होगा, कोर एंजाइम की तरह एक्ट करता है। द कैटालिटिकली एक्टिव होलो एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ सिग्मा फैक्टर, मतलब जब कैटालिटिक उसका रोल कब बनता है, जब सिग्मा फैक्टर जाके उसके साथ बाइंड करता है, यानी कि वो होलो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है एंजाइम, जिसका रोल क्या है, हुज रोल क्या है, बाइंडिंग। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज में जब आपका सिग्मा फैक्टर नहीं होता तो वो कोर एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और जब सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है तो वो होलो एंजाइम या फिर एक्टिव हो जाता है। तो उसका रोल एक्चुअली में क्या है, बाइंडिंग ऑफ द पॉलीमरेज टू द जीन प्रोमोटर में आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग करवाना, टू स्टार्ट द कैटालिसिस ऑफ आरएनए सिंथेसिस का कैटालिसिस यानी फॉर्मेशन बनाना, उसको प्रोड्यूस करना, या फिर ग्लाइडिंग ऑफ पॉलीमरेज ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड में ग्लाइड करवाना आरएनए पॉलीमरेज को, या फिर टर्मिनेशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। सो इसका राइट आंसर है बाइंडिंग ऑफ द पॉलीमरेज टू द जीन प्रोमोटर। ये +2 क्वेश्चन है। तो आप लोगों का बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये मान लीजिए ये आप लोगों का जीन है, उसका ये प्रोमोटर रीजन है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब आके आपका सिग्मा फैक्टर अटैच होता है, ये मान लीजिए सिग्मा फैक्टर, तब जाके ये रिकॉग्नाइज करता है जीन में प्रोमोटर सीक्वेंस को, ठीक है। नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस तो कर पाता है लेकिन ये खुद से प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जिस वजह से सिग्मा फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उसको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए प्रोमोटर रीजन को, ठीक है। उसके बाद ये अपना पॉलीमरेज क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा एमआरएनए, और लास्ट में एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे पॉलीमरेज के साथ आपका पूरा एमआरएनए नासेंटली प्रिपेयर्ड एमआरएनए बन के रेडी हुआ होगा, जस्ट एक पॉइंट पे लटका हुआ होगा, उसके बाद और एक फैक्टर आके उसके साथ लगता है जिसको हम रॉ फैक्टर कहते हैं। सो रॉ फैक्टर आके लगने के बाद ये नासेंट एमआरएनए आपका गिर जाता है, फॉलो अप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद
at the level of thylakoid membrane, which of the following occurs by the FQR mediated electron flow from PS1? So thylakoid membrane में आप लोग FQR mediated electron from PS1 से कैसे होता है? तो FQR का फुल फॉर्म है फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन आपका क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। तो इसका मैं एक आर्टिकल का लिंक दे रहा हूँ साइंस डायरेक्ट का, साइंस डायरेक्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक यहाँ पे। तो उसको आप लोग वो आर्टिकल पढ़ के इसका आंसर कर सकते हैं। हालांकि मैं उसको जस्ट ओवरलुक किया हूँ, तो मुझे लग रहा है उसका ए या बी में से कोई एक स्पेसिफिक आंसर होगा। मैंने उतना डीपली नहीं पढ़ा है। बाकी प्लास्टोक्विनोन सी वाला देखिए, मेडिएटेड प्रोटॉन मूवमेंट, ये प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता तो ये वाला आंसर होता। बाकी ए और बी में से कोई एक होगा, ठीक है। इसको जरा चेक कर लीजिएगा। मैं साइंस डायरेक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आर्टिकल है पेपर पब्लिश है वो भी RRBW थालियाना के ऊपर, तो वहाँ पे किस तरह FQR मेडिएटेड इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको पूरा डिटेल में बताया गया। उसके बाद देखिए, इन ए मेटाबॉलिक पाथवे विद 3 इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स द Vmax ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप्स आर गिवन, द रेट लिमिटिंग रिएक्शन ऑफ द चेन इज। यानी कि एक मेटाबॉलिक पाथवे जहाँ पे ए से आपका ई प्रोडक्ट बना है विथ इंटरमीडिएट 3 स्टेजेस, यानी B to C, C to D एक स्टेज है जो कि इंटरमीडिएट स्टेजेस है, और उन सब का Vmax 40, उसके बाद 15, उसके बाद 10, उसके बाद 20 दिया गया है। तो इनमें से रेट लिमिटिंग रिएक्शन ऑफ द चेन कौन सा है? A to B, B to C, C to D या फिर D to A? बहुत ईजी है, वो है सबसे कम वाला Vmax जिसका है वही रेट लिमिटिंग रिएक्शन करेगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा C। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी, जो सबसे स्लोएस्ट होते हैं या फिर स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। साथ में मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक रेस है जहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे कुछ ए, कुछ बी और सी आपके 3 रेसर हैं, जहाँ पे बी और सी पूरा रेस कंप्लीट करके ये फिनिश लाइन पहुंच गए बी और सी, तो हम कह सकते हैं कि आपका रेस पूरा कंप्लीट हो गया? नहीं ना, जब तक ए अपना रेस कंप्लीट ना करे। क्योंकि ए अभी रेस कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि उसको उसका जो स्पीड है वो स्लो है। तो जब तक ये ना पहुंचे रेस कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए ये हमारा रेस को डिटरमाइन करेगा कि रेस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे स्लोएस्ट है ना, जिस वजह से ये नहीं पहुंच पाए। ये जब जाके पहुंचेगा तब जाके आपका कंप्लीट होगा। उसी तरह यहाँ पे Vmax जिसका कम है वही रेट डिटरमाइनिंग या फिर रेट लिमिटिंग रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। उसके बाद फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड एंड डिग्रेडेड बाय डिफरेंट पाथवेज। फैटी एसिड बनते हैं, सिंथेसिस होते हैं, डिग्रेड होते हैं डिफरेंट पाथवेज से। द कमिटेड स्टेप फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, कौन सा इनमें से स्टेप है जो कि कमिटेड है फैटी एसिड बनाने के लिए? कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए टू मैलोनिल कोएंजाइम है दैट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए बाय pyruvate dehydrogenase complex. Attachment of the first product of the pathway to a serine residue of the acyl carrier protein या फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिटोएसाइल एसिपी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, जो कमिटेड स्टेप है फैटी एसिड बनाने के लिए वो है कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए टू मैलोनिल कोएंजाइम ए दैट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये स्टेप होने से आप लोगों का फैटी एसिड बनना तय है। उसके बाद फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिन, प्रोलिन, आर्जिनिन द प्रिकर्सर अमीनो एसिड्स, इनमें से मतलब कौन सा अमीनो एसिड है जो कि ये तीनों को बनाता है? ग्लूटामिन, प्रोलिन, आर्जिनिन। आस्पार्टेट, आस्पाराजिन, ग्लूटामेट, ऑक्सोग्लूटारेट। तो राइट आंसर है ग्लूटामेट, ये तीनों अमीनो एसिड को बनाता है। हालांकि आप लोग ग्लूटामिन से भी आर्जिनिन आप लोगों का बन सकता है, जिसको ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद Which of the following is element is true for Silagenella and Teres? Silagenella and Teres दोनों के दोनों टेरिडोफाइट्स हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है? प्रिमिटिव फन है दोनों, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, मेंबर्स ऑफ लाइकोफाइट, एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रोबिली। तो देखिए, सिलाजेनेला प्रिमिटिव नहीं है, दोनों के दोनों प्रिमिटिव नहीं है। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, सिलाजेनेला तो हेटेरोस्पोरस है लेकिन टेरिस आपका होमोस्पोरस है। उसके बाद मेंबर ऑफ लाइकोफाइटा, सिलाजेनेला आपका मेंबर ऑफ लाइकोफाइटा है। लेकिन यहाँ पे देखिए एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रोबिली, दोनों में स्ट्रोबिलस या फिर कोन नहीं होता, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द राइजोइडल ग्रुप्स आर फॉर्म फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस इन द इरेक्टली ग्रोइंग रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस ऑफ, जो भी मतलब इरेक्टली ग्रोइंग रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस है उसके वेंट्रल सरफेस में राइजोइडल ग्रुप फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? रिक्सिया, मार्कन्सिया, पोरेला, फ्यूनेरिया, वो होता है रिक्सिया में, ठीक है। सो रिक्सिया में आप लोगों को जो रिप्रोडक्टिव ब्रांच है उसके वेंट्रल सरफेस में आप लोगों को राइजोइडल ग्रुप फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के टाइम कौन सा इनमें से प्लांट है जो कि फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता? मार्सिलिया, फ्यूनेरिया, साइका, स्पाइनस। सो मार्सिलिया, फ्यूनेरिया
दोनों के दोनों टेरिडोफाइट्स हैं और हमें मालूम है टेरिडोफाइट्स को लिटिल बिट ऑफ वाटर चाहिए होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इट्स मेल गैमेट्स। और साइकस हमारा जिम्नोस्पर्म है, पाइनस भी जिम्नोस्पर्म, लेकिन यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो है पाइनस। पाइनस में विंग्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, जानते होंगे, विंग्ड पोलन ग्रेन और विंग्ड सीड भी बनते हैं। ये भी आप लोगों को मैंने कई बार बताया, विंग्ड सीड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पाइनस, ठीक है। उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर द रूल्स ऑफ प्रायोरिटी आर नॉट एप्लीकेबल टू। सो अगर हम ICN को फॉलो करेंगे तो रूल्स ऑफ प्रायोरिटी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? टोटोनिम के लिए, या लिस्ट पब्लिश नेम के लिए, या लिस्ट पब्लिशिंग ऑथर के लिए, या फिर बस बहुत ईजी है, वो है टोटोनिम। टोटोनिम आप लोग जानते होंगे, ये आप लोग पर्टिकुलरली जूलॉजी में इसको वैलिड माना जाता है, ठीक है, और बॉटनी में इसको इनवैलिड माना जाता है। बॉटनी के लिए ये पूरा इनवैलिड है। क्यों? देखिए, आप लोग जूलॉजी में देखे होंगे नाजा नाजा, ठीक है, नाजा नाजा, ये इसको टोटोनिम कहते हैं, जहाँ पे जीनस नेम और स्पीसीज नेम सेम होता है। या फिर काटला काटला, काटला काटला आप लोग देखे होंगे, या फिर आपको रैटस रैटस देखे होंगे। ये सभी के सभी जूलॉजी में वैलिड नेम माने जाते हैं और इसको टोटोनिमी कहा जाता है, जहाँ पे जीनस नेम और स्पीसीज नेम सेम होते हैं। लेकिन बॉटनी में आप लोग बहुत ही रेयर देखेंगे और इसको इनवैलिड या नॉट वैलिड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एप्पल का साइंटिफिक नेम है पायरस, पायरस मेलस, ठीक है, और इसका एक वेराइटी भी है मैलस मेलस, मैलस मेलस, ठीक है। तो इसको ज्यादा रिकॉग्नाइज किया नहीं जाता, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ अडेल्फो स्टैमेन एंड मार्जिनल प्लासेंटा आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। यानी पूछा जा रहा है कौन सा फैमिली में अडेल्फो स्टैमेन भी देखने को मिलता है और मार्जिनल प्लासेंटा, लामियासी, मालभासी, फाबासी, आकांथासी। देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों, ये जो दो हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों में हमें अडेल्फस देखने को मिलता है। बट सुनिए थोड़ा, अडेल्फस मालभासी में मोनाडेल्फस होता है, मोनाडेल्फस होता है, और आपका फाबासी में डायाडेल्फस होता है, ठीक है। यानी कि अगर अडेल्फस के बेसिस पे इसको आंसर करेंगे दो होगा, क्योंकि सिर्फ पूछा गया अडेल्फस कंडीशन, तो दोनों में पाया जाता है, एक में मोना, दूसरे में डायाडेल्फस। ये हमें स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कौन सा अडेल्फस, मोना या डाया, हमें अडेल्फस बोला है, तो दोनों होंगे। लेकिन मार्जिनल प्लासेंटा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? वो फाबासी में देखने को मिलता है। यहाँ पे मार्जिनल देखने को मिलता है और मालभासी में हमें एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा बता दो अडेल्फस कंडीशन क्या होता है। फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स, फिलामेंट्स फ्यूजन होते हैं। अगर मोनाडेल्फस का बात करें, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, चाइना रोज का एग्जांपल देखेंगे, उसका जो स्टाइल के चारों तरफ एक पूरा ट्यूब बन जाता है फिलामेंट का, जहाँ पे ऊपर में जाके वो सभी के सभी अलग होते हैं स्टामेन का, ठीक है, पार्ट इस तरह से अलग होते हैं, उसको हम मोनाडेल्फस कंडीशन कहते हैं। और डायडेल्फस में क्या होता है? दो पार्ट में, एक ये वाला आंसर और बाकी सब एक बंच में होंगे, इस तरह से, इसको हम डायडेल्फस। और ये आप लोग किसका कैरेक्टर है? फाबासी या फिर क्रूसीपेरी का, ठीक है। उसके बाद which of the following classification of angiosperm are based on the phylogenetic relationship among the taxa? phylogenetic relationship के बेसिस में कौन सा क्लासिफिकेशन है एंजियोस्पर्म का? बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, गास्पेर भाउन क्लासिफिकेशन, हचिंसन क्लास सिस्टम, या फिर हचिंसन सिस्टम एपीजी क्लासिफिकेशन, हम्बोल्ट एंड बोपलैंड क्लासिफिकेशन, तख्ताजन सिस्टम क्लासिफिकेशन, बाउइन सिस्टम, एंगलर एंड प्लांटर सिस्टम। सो इसका राइट आंसर वो है हचिंसन सिस्टम एंड एपीजी क्लासिफिकेशन। आप लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमंग टैक्सा शो करता है। उसके बाद bicarpellary syncarpus and inferior ovary are seen in the family. bicarpellary syncarpus inferior ovary कहाँ पे देखने को मिलता है? क्यूकुरबिटासी, आकांथासी, एस्टरासी, म्यूजासी, वो देखने को मिलता है एस्टरासी। मैं सिर्फ सिनकार्पस और इंफेरियर ओवरी को देख के ही इसको आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ए सेगमेंट ऑफ DNA विद which is with a partly purine and partly pyrimidine species designated। एक सेगमेंट डीएनए का है जहाँ पे थोड़ा सा पार्टली प्यूरिन प्रेजेंट है और पार्टली pyrimidine सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं? ये एक न्यू क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हेट्रोगैमस, हेट्रोनोमस, प्लियोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक। तो देखिए यहाँ पे हेट्रोगैमस तो अलग अलग सेंस से आ जाएगा, प्लियोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक ये नहीं होगा, बचा हमारा हेट्रोनोमस। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर एलिमिनेशन टेक्निक से कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद during photomorphogenetic responses the blue light signal is perceived by। फोटोमॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स में जो ब्लू लाइट सिग्नल को कौन परसीव करता है? फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, या फिर आप लोग फाइटोक्रोम फोटोट्रोपिन, फोटोट्रोपिन क्रिप्टोक्रोम, या फिर क्रिप्टोक्रोम एंड क्लोरोफिल। सो इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा हमारा फोटोट्रोपिन एंड क्रिप्टोक्रोम, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे क्रिप्टोक्रोम तो पर्टिकुलरली ब्लू लाइट के लिए है, ठीक है। एक्चुअली इसमें ये वाला भी थोड़ा लग रहा है,
फाइटोक्रोम्स एंड क्रिप्टोक्रोम, बट मैं इसके लिए जाऊंगा फोटोट्रोपिन, जहाँ पे क्रिप्टोक्रोम को डिस्कवर किया था। ये प्लांट में तो ब्लू लाइट को परसीव करता है, साथ में एनिमल्स में भी ये ब्लू लाइट प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ फोटोट्रोपिन और फाइटोक्रोम को लेके, इधर ए और सी में से होगा, बट मैं जा रहा हूँ सी के पास, ठीक है। जहाँ पे अराबिडोप्सिस थालियाना में भी इसको डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ब्लू लाइट सिग्नल आप लोगों का क्रिप्टोक्रोम परसीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इन एन इंटरफेज the mitotic preparation through the synthesis of various RNA and structural and enzymatic proteins occurs in। so एक इंटरफेज में जो माइटोटिक प्रिपरेशन के लिए जो सिंथेसिस किया जाता है आरएनए और स्ट्रक्चरल एंजाइमेटिक प्रोटीन, वो किस स्टेज में होता है? G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में, द एंटायर इंटरफेज। सो इसका राइट आंसर है G2 फेज। देखिए अगर आप लोग सोच रहे हो G1 फेज, तो ये गलत है, क्योंकि देखिए G1 फेज से जो भी प्रिपरेशन होगा वो किसके लिए होगा? डीएनए रेप्लिकेशन या फिर सिंथेसिस फेज के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग को माइटोटिक प्रिपरेशन के लिए बोला गया है, यानी अभी सेल इज अबाउट टू डिवाइड करने के लिए। सो डिवाइड करने के लिए G2 फेज उससे पहले आता है ना, एम फेज से पहले G2 फेज आता है। तो G2 में जो भी, क्योंकि डिवाइड करने के लिए भी वहाँ पे एसेंशियल आरएनए, कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन चाहिए रहते हैं, तो वो सभी के सभी G2 फेज में होंगे। उसके बाद इन ए प्लांट सेल द नॉन सेलुलोज, ये एक क्वेश्चन रिपोर्ट है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड पेक्टिन्स लिग्निन्स एंड फिनोलिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंटेड। सो प्लांट सेल में जो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड है, पेक्टिन है, लिग्निन, फिनोलिक सब्सटेंस, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल, द एंटायर सेल वॉल। सो इसका मैंने पहले भी बताया था, शायद 2020 या फिर 2021 में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैंने इसका बोला था, इसका आंसर होगा मिडिल लैमेला, क्योंकि मिडिल लैमेला में आप लोगों को कैल्शियम पेक्टेट देखने को मिलता है, कैल्शियम पेक्टेट, और यहाँ पे पेक्टिन दिया गया है। तो ये वाला राइट आंसर होगा। प्राइमरी सेल वाला और सेकेंडरी में सेलुलोज और हेमिसेलुलोज के प्रोपोर्शन डिफरेंट में वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन्यूप्लॉइड हैज द लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड एस्टेब्लिशमेंट। सो इनमें से कौन सा एन्यूप्लॉइड है जिसका सबसे कम चांस है सर्वाइव करने का? मोनोजोमिक, डबल मोनोजोमिक, ट्राइजोमिक, नॉलिजोमिक। सो इसका राइट आंसर है वो है डबल मोनोजोमिक। देखिए मोनोजोमिक और डबल मोनोजोमिक और ट्राइजोमिक क्या होता है? मोनोजोमिक यानी 2n-1, तो एंटायर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसके एक होमोलोगस पेयर में, होमोलोगस पेयर मतलब ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, एक मिसिंग होगा। उसके बाद डबल मोनोजोमिक मतलब 2n-1 तो है, उसके साथ और एक मिसिंग होगा, यानी ये एक होमोलोगस पेयर में मिसिंग होगा और दूसरे होमोलोगस पेयर में भी एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा। तो ये सबसे डेडली और फिर फाटल भी माना जाता है, लेथल भी माना जाता है। ट्राइजोमिक का अंतर एक एक्स्ट्रा होगा 2n+1, और नलिजोमिक का मतलब है इनमें से एक होमोलोगस पेयर में दोनों के दोनों एब्सेंट होंगे, उसको हम नलिजोमिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा डबल मोनोजोमिक, यानी कि एक तो मिसिंग था, अब दूसरे होमोलोगस पेयर में से भी एक कंप्लीट क्रोमोसोम मिसिंग है। उसके बाद the alleles that produce independent heterozygous condition are called, जो alleles होते हैं जो कि independent heterozygous condition फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंटरी, कॉम्प्लीमेंटरी, एपिस्टैटिक, कोडोमिनेंट, उसको कहते हैं कोडोमिनेंट। आप लोगों ने इसका बेस्ट एग्जांपल पढ़ा होगा ए बी ब्लड ग्रुप में। ए बी ब्लड ग्रुप में आपने इसको पढ़ा होगा, जहाँ पे ए और बी आप लोग दोनों के दोनों इक्वली डोमिनेंट है, इसलिए कोई किसी से हार नहीं मानता और दोनों के दोनों अपने आप को बखूबी एक्सप्रेस करते हैं, जिस वजह से आप लोग बन जाता है एक नया ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली हेटेरोजाइगस कंडीशन शो करते हैं, कोडोमिनेंट कहा जाता है। उसके बाद द टर्म अनलेज वाज यूज्ड फॉर द जीन्स बाय, अनलेज टर्म को जीन्स में किसने यूज किया था? जेजी मेंडल, ग्रिगर, जेजी नहीं, ये होगा जीजे मेंडल, ठीक है। ग्रिगोर जोहान मेंडल होता है, ये गलत है, जेजी मेंडल नहीं होगा। कार्ल कोरेंस, उसके बाद डी वेरिस या फिर आरसी पुनेट। तो राइट आंसर है मेंडल। मेंडल ने, मैंने इसका एक्चुअली आंसर विकी में देखा था, विकीपीडिया में, विकी में एनालिस का जो फर्स्ट यूज किए थे जो ऑथर थे वो थे मेंडल, ठीक है। उसके बाद हैप्लॉइड जीनोटाइप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर बाय टेकिंग। टिश्यू कल्चर में हम हैप्लॉइड जीनोटाइप कैसे बनाएंगे? किसको लेके? एंथर ओवरी को लेके, पोलन ओवरी को, या फिर एंथर एग को, या फिर पोलन एग को। सो इसका राइट आंसर है वो है, हम लेंगे पोलन और एक को, क्योंकि देखिए आंथर में आप लोगों को, आंथर और ओवरी में दो स्टेज पाया जाता है, वो है मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल और एक मेगास्पोर मदर सेल। तो ये दोनों के दोनों डिप्लॉयड कंडीशन होते हैं, तो इसको लेंगे तो डिप्लॉयड फॉर्मेशन होने का चांस है। उसी तरह पोलन तो सही है, लेकिन ओवरी में फिर से आप लोग का डिप्लॉयड कंडीशन पाया जाएगा। एग तो सही है, लेकिन आंथर में डिप्लॉयड पाया जाएगा। लेकिन पोलन और एग अगर लेंगे तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो आप लोगों को हमेशा हैप्लॉइड जीनोटाइप ही मिलेगा। उसके बाद ए लॉन्ग फूड चेन कंटेनिंग मोर देन वन ट्रॉपिक लेबल्स इज नॉट इकोलॉजिकली सब्सटेंशिएबल बिकॉज, यानी कि ये भी स्टेटमेंट भी सही है कि बोला जा रहा है एक लॉन्ग फूड चेन जो भी होता है वो
4 ट्रॉपिक लेवल से आगे क्यों नहीं बढ़ता, मतलब 5 ट्रॉपिक लेवल, 6 ट्रॉपिक लेवल, 7 ट्रॉपिक लेवल, 8 ट्रॉपिक, उतना तक क्यों नहीं जाता? हाँ, क्यों क्यों मतलब ये भी स्टेटमेंट भी आप लोगों का सही है, क्योंकि आप लोग कभी भी बुक में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में आप लोग नहीं देखने को पाओगे कि जहाँ पे ट्रॉपिक लेवल आपका एक्सीड कर जाए 5 6 7, क्योंकि उतना होता ही नहीं। और इसका रीजन क्या है वही पूछा है, द एनर्जी कंटेंट लॉगरिथमिकली डिक्रीजेस विद द ट्रॉपिक लेवल, लॉन्ग फूड चेन्स हैव हाई एनर्जी, ये तो कभी नहीं होगा। एनर्जी होगा, एक्सर्जी लिखा है, ये तो कभी नहीं होगा, एनर्जी घटता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड डिक्रीजेस विद द ट्रॉपिकल, फूड का तो कोई सेंस ही नहीं है फूड चेन में, फूड का बात ही नहीं किया जाता है, एनर्जी का बात किया जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस बिकॉज अनसुइटेबल, तो देखिए इसका राइट आंसर है, पूरा क्लियरली दिख रहा है, द एनर्जी कंटेंट लॉगरिथमिकली डिक्रीजेस विद द ट्रॉपिक लेवल। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 10% लॉ, जिसको दिए थे लिंडमैन ने, यानी कि हर एक ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जानने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ये आप लोगों का 10% यूज करता है और बाकी रेस्ट 90% को किसकी तरह वेस्ट कर देता है, हीट एंड रेस्पिरेशन में वेस्ट करता है। उसी तरह ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेम 10% जो बचा नेट जो बचा उसमें से 10% लेगा, बाकी सभी को सभी हीट एंड रेस्पिरेशन में रिलीज कर देता है, जिस वजह से आप लोगों का जो फूड चेन है वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि आपका एक 6 7 ट्रॉपिक लेवल का होगा, ठीक है। उसके बाद when nuclear epidermis degenerates, an integument layer inner to the nuclear epidermis becomes distinct with prominent nucleus and dense cytoplasm and is called, यानी कि जहाँ पे न्यूसेलर एपिडर्मिस क्या करता है, डीजेनरेट कर देता है, तो उसके नीचे जो इंटेगुमेंट का लेयर होता है वो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो जाता है विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म। उसको क्या कहते हैं, एपिथेलियम, एंडोथेलियम, मेसोथेलियम। एपिथेलियम उसको कहते हैं एंडोथेलियम, जिसका दूसरा नाम ही है इंटेगुमेंटरी 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 टैपेटम कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जब न्यूसेलर एपिडर्मिस डीजेनरेट कर जाता है तब ये आप लोगों का डिस्टिंक्ट होके बनता है, बहुत ही न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद द कोलेनकाइमा आर द टिश्यू दैट प्रोवाइड, कोलेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली हम जानते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, लेकिन ये लिविंग होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है लेकिन वो डेड होता है, यहाँ पे लिविंग होता है। देखते हैं कोर्टिकल मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम, कोर्टिकल मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम इन अंडरग्राउंड रूट, या फिर स्टेलर मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम, या फिर स्टेलर मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम एंड एरियल रूट। पहले तो सी और डी कट जाएंगे क्योंकि स्टेलर रीजन में आप लोगों का कोलेनकाइमा फॉर्मेशन नहीं होता, बचा ए और बी। देखिए आप लोग ए आंसर अगर लग रहा है ए तो है, लेकिन आप लोग कभी कभी अंडरग्राउंड रूट में भी आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, मैकेनिकल टिश्यू सॉरी कोलेनकाइमा देखने को मिल जाएगा। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन बी के लिए, आप चाहो तो इसका स्पेसिफिक बता सकते हो, लेकिन मुझे जितना मैंने पढ़ा हूँ आप लोगों का अंडरग्राउंड रूट में भी कोलेनकाइमा फॉर्मेशन पाया जाता है ना, ये तो स्टेम में पाया जाता है, डाइकोट स्टेम में पाया जाता है, लेकिन अंडरग्राउंड रूट में भी कभी कभी देखने को मिलता है। उसके बाद Which of the following is used as UV light source in UV visible spectrophotometer? UV visible spectrophotometer में UV light source कौन सा होता है? सोडियम लैम्प को यूज किया जाता है, मर्क्यूरी लैम्प को, ड्यूटेरियम लैम्प को, इंफ्रारेड लैम्प को। इसका इजी आंसर है ड्यूटेरियल लैम्प, ये इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन है। उसके बाद टेट्रामेरिक डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन that is responsible for unwinding of dsDNA binds to the 8 to 10 nucleotide long binding site as a जो टेट्रामेरिक डीएनए वाइंडिंग प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है वो अनवाइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये बाइंड करता है 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग बाइंडिंग साइट, किस फॉर्म में, मोनोमर और टेट्रामर, डाइमर और टेट्रामर, मोनोमर और डाइमर और टेट्रामर ओनली। सो इसका जो मुझे लग रहा है बी भी लग रहा है और सी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है, तो मैं जाना चाहूंगा बी की तरफ। अगर आपका इसको स्पेसिफिक आप लोग जानते हो तो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ठीक है। मुझे डाइमर और टेट्रामर ज्यादा आंसर लग रहे हैं। उसके बाद when spherical bacterial cells are aggregated as irregular bunches they are termed as staphylococcus, streptococcus, streptobacilli, staphylococcus। पहले तो बासिली कट जाएगा क्योंकि बासिली रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है और कोकाई हमारा सर्कल होता है क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेरिकल बोला गया। तो स्पेरिकल इस तरह से अरेंज हुए रहते हैं क्लस्टर में या फिर बंचेस में, तो इस तरह का फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टाफाइलोकोकाई, क्योंकि तो स्ट्रेप्टोकोकाई मतलब चेन में अरेंज हुए रहना, इस तरह का चेन में अरेंज हुए रहना जो स्पेरिकल बैक्टीरिया उसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, और ये वाला बंच में अरेंज होने का या फिर क्लस्टर में अरेंज होने का हम कहते हैं स्टाफाइलोकोकाई। उसके बाद केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर का केमिकल पोटेंशियल कितना है, 0 1 18 3। इसका राइट आंसर है वो है 0, जो कि वाटर पोटेंशियल ही है, उसका वाटर पोटेंशियल ही है, क्योंकि प्योर वाटर का 0 जो है वो सबसे मैक्सिमम है, याद रखिएगा मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना है 0, क्योंकि यही सबसे मैक्सिमम, और जितने उसके बाद मतलब है वो सभी के सभी सॉल्यूशन माना जाता है, इसलिए उनका हमेशा वाटर पोटेंशियल नेगेटिव ही रहेगा, 0 से कम ही रहेगा, याद रखिए। केमिकल पोटेंशियल यानी वाटर पोटेंशियल बोला जा रहा है।
उसके बाद। और ये आई थिंक ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टार सुगर हाइपोथेसिस द इंक्रीज इन साइज ऑफ गार्ड सेल एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा occurs ड्यू टू रिजल्ट इन। सो आप लोग स्टार सुगर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली गार्ड सेल का साइज इंक्रीज होता है, ओपनिंग होता है स्टोमेटा, किस वजह से? कन्वर्जन ऑफ सुगर टू स्टार्च इन द गार्ड सेल, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू सुगर इन द गार्ड सेल, मूवमेंट ऑफ सुगर फ्रॉम द मेसोफिल टू गार्ड सेल, या फिर मूवमेंट ऑफ स्टार्च फ्रॉम द मेसोफिल टू गार्ड सेल। पहले तो मूवमेंट कुछ नहीं होता, जहाँ जो भी होता है गार्ड सेल में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज कर दें तो आप लोगों का गार्ड सेल में क्या होगा, पानी लेने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने से स्टोमाटा वाइड ओपन होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सुगर फॉर्मेशन, स्टार्च टू सुगर इन द गार्ड सेल। ये बनने से, सुगर बनने से आप लोगों का क्या होगा, गार्ड सेल में पानी मतलब यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो उसको पानी लेने का जो कैपेसिटी वो भी बढ़ जाएगा, तो साइड में जितने भी सब्सिडियरी सेल है वहां से पानी लेके वो क्या होगा, इंक्रीज इन साइज होगा और स्टोमाटा वाइड ओपनिंग होगा। ठीक है, सो ये था आप लोगों का, मैंने आई होप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया हूँ। हाँ ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट, जो 1 से 35 क्वेश्चन, और वो दोनों क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे कवर किया, और जितना कोशिश किया हूँ जितना इजी हो सके उतना इजी वे में आप लोगों को समझाने के लिए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज़ बता दूँ, ये मैं तीसरी बार, एक्चुअली मैं ये वीडियो में तीसरी बार बना रहा हूँ, क्योंकि पहला 2 पार्ट ऑलरेडी मेरा करप्ट हो गया था, ये मैं तीसरी बार बना रहा हूँ। मैंने ये चीज़ पहले मेंशन नहीं किया था। खैर जो भी हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो जो क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा प्रोबेबल आंसर दिया हूँ उसको आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में स्पेसिफिक आंसर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।